मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। जैसे हमने अभी इसके पहले नदियां अपवाह तंत्र के बारे में जाना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमने साथ साथ देखा। इसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। तो आइए हम देखते हैं भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु को क्या है, भारत की जलवायु को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये मुख्य रूप से जानना है कि भारत की जो जलवायु है, तो सबसे पहले हम भारत की जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। प्रश्न आपका इस पर कई बार आ चुका है कि भारत की जलवायु क्या है। भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसे कहते हैं, तो कोई ना कोई निश्चित है इसका कारण होगा कि क्यों हम इसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं भारत। जैसे अगर हम देखें, यदि हम अक्षांश की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, तो जो 23.5 अंश जो आपका है, जिसे हम कहते हैं 23.5 अंश कर्क रेखा, आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के लगभग ये बीचों बीच से होकर गुजरती है। लगभग कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से होकर गुजरती है। बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब इस आधार पर यहाँ तक अगर हम एक सामान्य जब विभाजन इस प्रकार करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये आपका शून्य और शून्य अंश से आपका 23.5 अंश नॉर्थ है ये आपका, और ये आपका साउथ है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉपिकॉर्न, और ये आपका इक्वेटर। तो इस पूरे क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, और यहीं पर हमारा भारत है। और भारत जो है लगभग ये 21 जून को, जब सूर्य आपका क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को, तो भारत में लगभग क्षेत्र आपके क्या हो जाते हैं, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। किस दृष्टि से? अक्षांश की दृष्टि से। इसलिए भारत की हम जलवायु को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्योंकि भारत के ज्यादातर भाग आपके कहाँ पर हैं? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत की हम जलवायु को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। अगला हमें ये जानना है कि मानसूनी क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत भारत जो हमारा है देश, भारत देश में मानसूनी हवाओं के कारण ही, मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। मानसूनी पवनों के कारण प्रभावित होता है। मानसूनी पवनों के कारण ये क्या होता है? प्रभावित होता है। इसलिए भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहना सबसे सही होता है। जैसे आपके विकल्प पूछ लिया, सामान्य एक प्रश्न है कि भारत की जलवायु है, एक आपका दिया विकल्प उष्ण कटिबंधीय, एक दिया मानसूनी, एक दिया उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो वहां पर जो है आपका सबसे सही होता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की क्या है? जलवायु है। क्योंकि भारत के अधिकांश भाग आपके कहाँ पर पड़ते हैं? अक्षांश की दृष्टि से उष्ण कटिबंध में, और मानसूनी हवाओं के कारण या मानसूनी पवनों के कारण प्रभावित होता है। इसलिए भारत की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने आपको बताया। और इसके ऊपर जब हम चलते हैं और विभाजन जब करते हैं, जिसे हम कहते हैं 30 अंश अक्षांश से आपका हो गया, और उत्तर दक्षिण की बात, तो यहाँ पर ये क्षेत्र आपका क्या होगा? जैसे जब हम विभाजन करते हैं 10 अंश उत्तर दक्षिण, ये विषुवत-रेखीय प्रदेश आपके हो जाएंगे। फिर आपका उष्ण कटिबंध हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा उपोष्ण। तो लगभग सभी भारत के जो भाग हैं आपके क्या होते हैं? अक्षांश की दृष्टि से गर्म क्षेत्र में ही आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 अंश भारत का जो अंतिम अक्षांशी जो आपका विस्तार होगा, ये आपका होता है 8 अंश 4 मिनट
यानी 8 डिग्री 4 मिनट पर आपका होता है। इस आधार पर भी हम कहते हैं कि पूरा भारत का क्षेत्र क्या है, गर्म है, इसलिए भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। और मानसूनी हवाओं से ये प्रभावित होता है, मानसूनी हवाओं से भारत प्रभावित होता है, इसलिए भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये आपका क्लियर होगा। अब एक प्रश्न ये होता है कि जलवायु क्या है। अगला क्या है आपका, जलवायु क्या है। जलवायु हम किसे कहेंगे, तो जलवायु का मतलब ये होता है, और एक शब्द आपका है मौसम, एक शब्द आपका क्या होता है, मौसम होता है। जलवायु और मौसम क्या है, जैसे मौसम आपका होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी कुछ घंटों में भी, कुछ दिन में भी, कुछ घंटों में, कुछ दिन में, जब आपके वातावरण में परिवर्तन होता रहता है, क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो ये हम कहते हैं अल्पकालीन दशा आपकी क्या कहलाती है, अल्पकालीन दशा आपकी कहलाती है मौसम। और दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को, दीर्घकालीन दीर्घकालीन मौसमी दशा को, मौसमी दशा को हम क्या कहते हैं, मौसमी दशा को जलवायु कहते हैं। ये आप जानते रहिएगा कि जो दीर्घकालीन मौसमी दशाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और जो अल्प समय में अल्पकालीन दशा होती है, यानी समय पर कुछ घंटों में, कुछ घंटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में, कुछ दिन में, या कुछ ही समय में, या डे पर डे यानी दिन प्रतिदिन आपका जो होगा, जब वातावरण में परिवर्तन होता रहता है, जैसे अभी खूब धूप है, फिर एकाएक बादल आ गए, वर्षा हो गई, तो ये सब मौसमी घटनाएं हैं। मौसम बदलते रहते हैं, मौसम कुछ ही क्षण में क्या होंगे, मौसम कुछ समय में बदलते रहते हैं। मौसम क्या होते हैं, कुछ समय में, कुछ समय में बदलते रहते हैं। किंतु जलवायु आपकी क्या होती है, दीर्घकालीन मौसमी दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया, और इस आधार पर भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कारक क्या हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे एक आपका है लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड आपका है, नियरेस्ट फ्रॉम ऑफ सी आपका है, डायरेक्शन ऑफ विंड है, फॉरेस्ट है आपका, ओशियन करंट्स हैं आपके, रेनफॉल हैं, माउंटेन हैं और सॉइल हैं। इस प्रकार से भारत की जलवायु को ये सभी प्रभावित करने वाले आपके क्या हैं, कारक हैं। इनको इस तरह से हम देख सकते हैं, लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म से हम समझ सकते हैं कि भारत की जलवायु को ये सभी कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे लैंड, लैंड से एल से हो गया आपका लैटिट्यूड, ए से आपका हो गया अल्टीट्यूड, और एन से हो गया नियरेस्ट फ्रॉम द सी, और डायरेक्शन ऑफ विंड, और ये आपका हो गया फॉरेस्ट, और ये हो गया ओशियन करंट, ये हो गया रेनफॉल, और ये हो गया आपका माउंटेन और सॉइल। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु को ये सभी कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर हम इनमें से एक एक कारक की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, समझेंगे। जैसे हम एक की बात अभी कर ही रहे थे कि जैसे मान लीजिए अक्षांश की हमने बात किया, तो अक्षांश में जैसे एक शून्यांश आपका होगा, और शून्यांश से हम 90 उत्तर तक जाएंगे, और शून्यांश से 90 दक्षिण तक हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से दक्षिण नहीं जानना है, क्यों नहीं जानना है दक्षिण, क्योंकि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है, अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हमें इसलिए मुख्य रूप से किसको जानना है, उत्तरी को। यह है आपका, अभी आपको बताया गया, ये आपका शून्य, और ये शून्य अंश अक्षांश क्या करता है, ये शून्य अंश, ये 90 अंश, ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है,
ये 90 डिग्री, ये आपका क्या है, ये आपका है साउथ पोल है। तो ये आपके क्या होंगे, यहाँ पर हमें मुख्य रूप से अब ये जानना है। और ये आपकी शून्यांश, जिसे ग्रीनविच रेखा हम कहते हैं, ये शून्यांश देशांतर आपका हो गया, ये आपका शून्यांश देशांतर। और यहीं पर अभी हमने आपको कहा कि ये हमारा क्या है, भारत है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और यही आपका जिसे हम उत्तरी गोलार्ध ही आपका है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और यही भारत अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमें पूरा क्या समझना है, उत्तर में ही हमें जानना है। और इस शून्य से जब हम इस विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर चलते हैं, यानी हम इक्वेटर से पोल की ओर जब हम जाएंगे, तो इसे अक्षांश, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, ये आपकी 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये उच्च अक्षांश, और हम जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका ताप क्या होता है, कम होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होती हैं, सूर्य की किरणें आपकी क्या होती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार से अक्षांश का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये भाग आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र के करीब है, यानी विषुवत रेखा के पास है। हम कह सकते हैं भारत का केरल होगा, भारत का तमिलनाडु होगा, जो विषुवत रेखा के पास होगा। इसलिए पास है, इसलिए क्षेत्र आपका क्या है, गर्म है। क्योंकि यहाँ पर पूरे साल सूर्य की किरणें ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है, लंबवत। पूरे साल कर्क से विषुवत, विषुवत से मकर, और मकर से फिर विषुवत। इस प्रकार से भारत का ये पूरा क्षेत्र आपका क्या होता है, गर्म होता है। किंतु जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भाग आपके क्या होते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, क्षेत्र ठंडे होते हैं, यानी हमारे जलवायु का प्रभाव पड़ता है। फिर हम उष्ण, उष्ण से उपोष्ण, इस दृष्टि से हम क्या कहते हैं, उष्ण है और उपोष्ण है। उष्ण है और क्या है, उपोष्ण है। अब अगला हमें एक और जानना है, यहाँ पर जब कोई भी देश जहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, कौन सी जलवायु होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, ट्रॉपिकल जोन जहां पर आपका होगा, वहां पर दो ही मुख्य रूप से आपकी ऋतु होती है। उष्ण कटिबंधीय में आपकी क्या होती हैं, दो ही मुख्य होंगे, एक आपका होगा ग्रीष्म और एक होगा आपका शीत। यानी एक आपका होगा समर और एक होगा आपका विंटर। और बीच के समय में जैसे ग्रीष्म है तो ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा जब समय बीच में फिर आपकी क्या हो जाती है, शरद, और शरद के बाद फिर आपका बीच में आपका हो जाएगा शीत ऋतु, शीत के बाद फिर वसंत, वसंत के बाद फिर आपकी क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार से ये सब स्थितियां बनती हैं कहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में। और अक्षांश की दृष्टि से हमने देखा कि अक्षांश का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है। चलिए आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला यहाँ पर है एक आपका कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया, तो थोड़ा सा इनको हम जान लेते हैं कि भारत की जलवायु का जो वर्गीकरण कोपेन ने किया है ये कैसे किया, किस आधार पर किया, क्या इन्होंने मुख्य बातों को बताया है। तो जैसे कोपेन ने क्या किया, प्रारंभ में इसे 3 भाग में, किंतु बाद में इसे 1938 ईस्वी में कोपेन ने भारत की मुख्य रूप से कितने जलवायु में बांटा, तो मुख्य रूप से 5 भागों में क्या किया, 5 भागों में वितरित किया। और 5 भागों को इन्होंने अंग्रेजी के अक्षर ए, बी, सी, डी और ई के रूप में इन्हें क्या किया, प्रदर्शित किया। तो ये आपको जानना है कि कोपेन ने भारत की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में, 5, ए, बी, सी, डी और ई। और फिर इन्हें 9 उप प्रकार में विभाजित किया। कितने उप प्रकार में, 9 उप प्रकार में क्या किया, विभाजित किया। 9 उप प्रकार में विभाजित किया। और इसी आधार पर भारत की जलवायु का जो सबसे मान्य आपका है विभाजित किया, ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। तो इस जलवायु वर्गीकरण में जैसे हमने देखा कि 9 उप प्रकार में और मुख्य रूप से कितने, 5 प्रकार में या 5 भागों में क्या किया, विभाजित किया।
अब यहाँ पर भी ये अंग्रेजी के छोटे लेटर के अक्षरों का क्या किए, प्रयोग किए। अंग्रेजी के यहाँ पर क्या लिए, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का इन्होंने क्या किया, छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। और छोटे अक्षरों में जैसे आपका एम हो जाएगा, जैसे आपका डब्ल्यू है, जैसे आपका एस है, जी है, एफ है, सी है। तो इस प्रकार से छोटे 9 छोटे अक्षरों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तो आइए इसी में से आपका दिया गया, कभी कभी यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आता है। तो यहाँ पर एक है AMW, इसे हम ग्राफ द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे AMW आपका क्या है, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, लघु शुष्क ऋतु वाली, लघु शुष्क ऋतु वाली, लघु शुष्क, लघु शुष्क ऋतु वाली आपकी ये क्या है, वाली मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। अब यहाँ पर और हमें क्या जानना, जैसे ये आपका क्षेत्र है तो यहीं से आपका दक्षिण पश्चिम जो आपका मानसून प्रवेश करेगा, यानी इन क्षेत्रों, इस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा आपकी क्या होती है, वर्षा आपकी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हो गया आपका वर्षा अधिक, यानी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। अगला एक विभाजन है जिसे हमने देखा कि AW, तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, इसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। इस तरह से प्रश्न आपका पूछता है कि उष्ण कटिबंधीय ये आपकी क्या है, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु ये आपकी है। ये उष्ण कटिबंधीय क्या है, सवाना जलवायु। सवाना जैसे मुख्य रूप से आपका गर्म जलवायु, और ये आपका कहाँ पर है, अफ्रीका, अफ्रीका के सवाना। और इसलिए यहाँ पर हम वैश्विक स्तर से सवाना तुल्य जलवायु भी कहते हैं। और इस प्रकार की विशेषताएं विश्व में जहाँ भी होगी उसे हम उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं। देखिए ये आपका हो गया जिसे हम कहेंगे छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया कुछ आपके उड़ीसा के भाग, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्या होती है, सवाना जलवायु होती है। अगला आपका है AS जो आपका दिया गया है, तो AS आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली, ये आपका दिया गया है AS, ये है, ये आपका क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क क्या हो जाएगी यहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु, शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, ये आपकी हो गई मानसूनी, ये क्या हो गई, जलवायु हो गई। ये हम जान लिए एक वर्गीकरण। और ये राज्य आपके सामने आप समझ रहे होंगे, ये आपका राज्य आपका तमिलनाडु है, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है, तमिलनाडु है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं BSHW जो आपका दिया गया, ये क्या है, यहाँ पर स्टेपी, स्टेपी का मतलब होगा ये शुष्क तो होगा, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा। ये आपका क्या होगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा। और अर्ध शुष्क का मतलब है वर्षा तो होगी लेकिन वर्षा की मात्रा कम। जैसे आपका स्टेपी में 75 सेंटीमीटर तक आपकी क्या होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। ये भाग आपका हो गया। अगला है BWHW, ये जो आपका है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का मतलब है यहाँ पर मरुस्थल होंगे, उष्ण मरुस्थल, मरुस्थलीय जलवायु जो आपकी है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा कम। और वर्षा की मात्रा का मतलब ये हो गया 25 सेंटीमीटर से क्या होगी, 25 सेंटीमीटर से यहाँ पर क्या होगी, कम वर्षा। तभी उन क्षेत्रों में आपके क्या होते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला आपका है जिसे हम कहेंगे CWG, ठीक है। ये आपका भाग है, ये मध्य का आपका भाग है जिसे शुष्क शीत ऋतु होगी। शुष्क शीत ऋतु हो, शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की ये क्या है, मानसूनी जलवायु है। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है ये आपकी मानसूनी जलवायु है। इसी प्रकार से ये आपका DFC है, DF और C है। इसे हम देख लेते हैं लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, ये आपकी है लघु ग्रीष्म, लघु ग्रीष्म काल और युक्त शीत आर्द्र जलवायु।
ये आपकी क्या हो गई, शीत आर्द्र जलवायु है। तो इस प्रकार से कोपेन ने भारत की जलवायु का क्या किया है, विभाजन किया है। और ईटी है जिसे हम टुंड्रा कह लेंगे, टुंड्रा। और ई आपका क्या होगा, जिसे हम ध्रुवी कहेंगे। ध्रुवी जो क्षेत्र बर्फ से क्या होगा, ढका होगा। तो ये हो गया आपकी कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण। यहाँ पर मरुस्थल वाला ये प्रश्न आपका क्या किया गया, बार बार पूछा गया है, ये जानते रहिएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे आपका है ईटी क्या है, टुंड्रा तुल्य आपकी जलवायु है, ई क्या है, ये ध्रुवीय किन क्षेत्रों में है। इस तरीके से प्रश्न आपसे क्या है, पूछे जाते हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मरुस्थल वाला ये प्रश्न आपका क्या किया गया है, पूछा गया है। आइए हम देखते हैं, ये है कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जलवायु को पवन और उनकी दिशा भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। पवन और उनकी दिशा, तो पवन और उनकी दिशा में हमने देखा कि अगर जैसे आपका है, कुछ पवनें ऐसी होती हैं, कुछ पवनें क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जो पवनें क्या करती हैं, एक निश्चित दिशा में एक निश्चित पथ पर चला करती हैं। लेकिन कुछ पवनें वायुदाब में, तापमान में भिन्नता के कारण ये अपनी दिशाओं को क्या करती हैं, बदलती रहती हैं। या इसी प्रकार से हमारे भारत में, अब भारत में मुख्य रूप से हम कह लें उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में एक पवन चलती है जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, लू कहते हैं। और लू मुख्य रूप से कहाँ पर चलती है, उत्तर भारत। यहाँ से कई बार आपका प्रश्न है और कहाँ पर ये चलती है, जैसे आपका ये पाकिस्तान में भी चला करती है। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। पाकिस्तान में ये क्या करती है, चला करती है। और ये पवन आपकी जो है, जैसे मई का महीना है, तो मई के महीने में या मई के महीने में इस पवन के कारण, मई के महीने में इस पवन के कारण कुछ क्या हो जाती है, आपकी वर्षा भी होती है। और साथ ही साथ ये अप्रैल के महीने में धूल भरी ये हवा, यानी ये मुख्य रूप से आपका अगर हम देखें तो अप्रैल और मई के महीने में चलने वाली, मई के महीने में चलने वाली धूल भरी, ये आपकी क्या है, धूल भरी पवन है, धूल भरी गर्म पवन है। और जब पवन गर्म चलेगी तो निश्चित है क्षेत्र में ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसी पवनों के कारण जब मई में ये नमी युक्त होती है और वर्षा कराती है, तो मौसम भी आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जैसे इस समय हम देख सकते हैं, मई का माह है, इस समय कुछ बादल 2-3 दिन से आपके हैं। तो इस प्रकार से ये पवनों की दिशा भी, पवन और उनकी दिशा भी क्या करती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो है, इसी ग्रीष्म काल में, इसी समय में हम एक और देखते हैं कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से कुछ आपके क्या आते हैं, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से पौने आगे बढ़ती हैं, पौने क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। और जिसके कारण, और ये लू आपकी जो पवन चल रही है, पश्चिम से आपकी ये पवन चलती है, इन दोनों के कारण एक चक्रवात यहाँ पर क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। और चक्रवात को हम कहते हैं, चक्रवात उत्पन्न होता है, और जिसे हम बंगाल में, जिसे हम बंगाल में क्या कहते हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, नार्वेस्टर कहते हैं। तो इनके कारण भी क्या होता है, नार्वेस्टर कहते हैं, इनके कारण भी वर्षा होती है, वर्षा क्या है, होती है। आगे हम देखते हैं, पवनों की दिशा में हम देखते हैं, ये है पवन, कुछ पवने आगे। अगला जो हमारा पार्ट है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सागरी धारा, एल नीनो और ला नीना धारा, ये भी आपकी क्या होती है, ये भी हमारी जलवायु, हमारे देश की जलवायु को आपको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आइए हम देखते हैं, सागरी धारा में एक धारा होती है जिसे हम कहते हैं गर्म जल धारा, और एक होती है जिसे हम कहते हैं शीत जल धारा, यानी ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। और गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के कारण
गर्म और ठंडी जलधारा के कारण जब किसी क्षेत्र से गर्म जलधारा गुजरती है, ये हम जानते हैं, जब गर्म जलधारा गुजरती है तो गर्म जलधारा के कारण, गर्म जलधारा के कारण उस क्षेत्र में वर्षा होती है। उस क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा होती है। और जब किसी तट से आपकी क्या होती है? ठंडी जलधारा गुजरती है, ठंडी जलधारा गुजरती है, तो वहां से क्या होता है? उस तट पर जलधारा गुजरती है, तो उस तट पर आपकी क्या होती है? गुजरती है। तो उस तट पर क्या होगा? उस तट पर वर्षा कम हो जाती है, वर्षा कम होती है। और जब वर्षा कम होती है तो वहां पर मरुस्थल हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं? मरुस्थल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा मरुस्थल हो जाते हैं, ये सागरी धारा भी प्रभावित करता है। अब आगे यहाँ देखना है कि हमारे भारत की जलवायु को कौन सी जलधारा प्रभावित करती है। एक है एल नीनो और एक है ला नीना। ये आपकी जो जलधारा है एल नीनो, ये एल नीनो जो आपका है, जिसे हम क्राइस्ट चाइल्ड या ईसा शिशु हम कहेंगे, या तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक प्रश्न भी ये पूछा जा चुका है, क्राइस्ट चाइल्ड भी, जिसका अर्थ होता है क्राइस्ट चाइल्ड। और एल नीनो का क्या है? ये गर्म जलधारा है, ये आपकी क्या है? गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा है, ये किस महासागर में चलती है? ये प्रशांत महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में जब ये चलती है तो यहाँ पर ये पेरू एक तट है, पेरू तट है आपका। और पेरू तट के पास से ये आपकी पवन क्या होती है? चलती है। और प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से तो समझना है, प्रशांत महासागर से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर ये चला करती है। प्रशांत महासागर से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर हिंद महासागर की ओर चलती है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर में जब गर्म जलधारा होगी, जब गर्म जलधारा चलती है तो इस क्षेत्र में वायु दाब आपका क्या होगा? कम होता है। और भारत का मानसून क्या होता है? वापस लौटता है, वापस लौट जाता है। और वर्षा की मात्रा वापस लौटता है, और वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जो भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, जब हिंद महासागर में हमेशा आप देखिए कि उच्च वायुदाब से क्या होता है? निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। जब हिंद महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तो ये प्रशांत, तो भारत की ओर से उच्च वायुदाब की जो पवनें हैं ये वापस लौटती हैं, और उस वर्ष भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। ऐसी जलधारा, ये जलधारा आपकी क्या है? 2 से 3 वर्ष पर उत्पन्न होती है, 2 से 3 वर्ष पर क्या होती है? उत्पन्न होती है। और उस वर्ष भारत का मानसून कमजोर हो जाता है, भारत का मानसून आपका क्या होगा? मानसून कमजोर हो जाता है। यानी उस वर्ष भारत में वर्षा क्या होती? प्रारंभिक समय में तो होती है, लेकिन बाद में फिर वर्षा नहीं होती और मानसून क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार से अगला है, ये ठंडी जलधारा है, ये आपकी ला नीना आपकी क्या है? ला नीना धारा जो आपकी है, यही आपकी है ला नीना धारा जो आपकी है, यही पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा है। पेरू या इसे हम क्या कहते हैं? हम्बोल्ट की ठंडी धारा जो हमेशा यानी नियमित रूप से ये क्या होती है? चला करती है, नियमित चला करती है। और जो चला करती है, और जब ये चला करती है तो भारत में मानसून अच्छा होता है। लेकिन 2-3 वर्ष पर, 4 वर्ष पर भी, कभी कभी 4 वर्ष पर भी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि इस
पेरू या हम्बोल्ट जलधारा को क्रॉस करते हुए एक जलधारा उत्पन्न होती है जो उत्तर पश्चिम की ओर हिंद प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चला करती है और हिंद महासागर के ऊपरी हिस्से पर यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना देती है, जिसके कारण भारत का मानसून वापस लौटता है और भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से एल नीनो मानसून कमजोर करता है और ला नीना है तो मानसून अच्छा होता है और वर्षा आपकी क्या होती है, अधिक होती है। तो हमने देखा कि सागरी धारा भी भारत की मानसून को क्या करती है, जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे हम चलते हैं। सम विषम जलवायु, सम विषम को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे अभी हमने अल्टीट्यूड लिखा, ऊंचाई की बात किया। ऊंचाई आपकी, ऊंचाई भी आपका होगा। दो बातें यहाँ पर हम समझ लेंगे, ऊंचाई को भी हम देख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये देखेंगे ऊंचाई और साथ ही साथ सागर से दूरी। अगर कोई क्षेत्र है या कोई स्थल है सागर से दूर है, सागर से दूर है, ऊंचाई पर स्थित है या सागर से दूर है, तो वहां पर जलवायु किस प्रकार की हो जाती है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पर आपका अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है और ये क्षेत्र जो आपका है ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और इन क्षेत्रों में यानी तीन और ये भारत का भाग जल से क्या है, घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भारत कहेंगे या प्रायद्वीप कहते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीप भारत आपका है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर जलवायु हमारी प्रभावित हो जाती है। अब अभी हमने ये देखा कि अक्षांश की दृष्टि से ये क्षेत्र आपके विषुवत रेखा के पास है, केरल और तमिलनाडु के ये क्षेत्र आपके क्या है, विषुवत रेखा के पास है। और ये क्षेत्र आपका ये कर्क रेखा है। ये पूरा क्षेत्र आपका क्या होना चाहिए, ये पूरा क्षेत्र आपका गर्म होना चाहिए। यहीं पर आपकी क्या है, कर्क रेखा हम है हमारी। अब अगला हमें ये जानना है कि ये पूरा क्षेत्र गर्म होना चाहिए एक प्रकार से, लेकिन ये तीन और सागर से घिरे होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में आपकी इवेंट क्लाइमेट यानी सम जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सम जलवायु आपकी पाई जाती है। ये सागर से दूरी का भी प्रभाव, सम जलवायु क्यों होती है, यहाँ पर ये स्थल है, इसको और समझ सकते हैं, ये हमारे स्थल हैं और ये आपका क्या है, ये जल है आपका, यहाँ भी जल, यहाँ भी आपका जल, ये भी क्षेत्र आपका क्या है, जल ही है। और जब सूर्य की किरणें 12 बजे क्या होती हैं, 12 बजे लंबवत होती हैं, दोनों क्षेत्रों में बराबर पड़ती हैं। जल द्रव है और यह स्थल ठोस है, ठोस आपका शीघ्र गर्म होगा, ठोस आपका क्या हो जाएगा, शीघ्र गर्म होगा। और ये जल जो है आपका क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा भी होता है, क्योंकि ये ठोस और द्रव पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इनमें स्थल शीघ्र गर्म होगा, शीघ्र क्या होगा, ठंडा होगा। यानी 2 बजे तक ये आपके क्या हो जाते हैं, 2 बजे तक सबसे गर्मी, ज़्यादा गर्मी कितने बजे, 2 बजे होगी। 12 बजे प्रकाश सीधा मिलेगा, 2 बजे हमें क्या महसूस होगी, गर्मी महसूस होती है सर्वाधिक। अब ऐसी स्थितियों में जब यहाँ पर ये क्षेत्र गर्म हो जाएगा, जल की तुलना में शीघ्र गर्म होगा, यहाँ वायु का माध्यम आपका क्या हो जाएगा, वायु विरल होगी, वायु क्या होगी, विरल होगी। तो सागर से हवाएं किधर चलेंगी, स्थल की ओर, सागर से हवाएं किधर चलती हैं, स्थल की ओर। और जब सागर से हवाएं स्थल की ओर चलती हैं तो नमी के साथ चलती हैं और यह क्षेत्र आपका क्या होगा, भले ही आपका ये गर्म क्षेत्र है लेकिन मौसम यहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और जब ये सागर से स्थल की ओर हवाएं चला करती हैं तो इसी को हम सागरी समीर भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, सागरी समीर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समीर वही होगा जहां से वो पौने क्या होती हैं, चला करती हैं। और पौने हमेशा किधर चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। उच्च वायुदाब से किधर चलती हैं, निम्न वायुदाब। और यहाँ पर स्थितियां यही बनती हैं,
वायु हल्की होकर स्थल की आपकी क्या होगी, ऊपर उठेगी। और इन क्षेत्रों में सागर की तरफ से हवाएं किधर चलती हैं, स्थल की ओर चला करती हैं, जिससे मौसम यहाँ पर भले ही गर्म होने के बावजूद भी ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अब जैसे शाम होती है, इसी के जस्ट विपरीत स्थल से हवाएं किधर चलती हैं, सागर की ओर, और तीन ओर ये सागर से घिरा हुआ है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जो क्षेत्र तीन ओर सागर से घिरे होते हैं, तीन ओर सागर से घिरे होते हैं, सागर से घिरे होते हैं, वहां पर जलवायु क्या होती है, होते हैं जलवायु सम होती है। जलवायु क्या हो जाती है, सम। अगला हमें ये जानना है, सम हो जाती है। दूसरा हमें सम की विशेषता क्या है, गर्मी में ना अधिक गर्मी, गर्मी में ना अधिक गर्मी, ना अधिक गर्मी, और न ठंडी में अधिक ठंडी, और ठंडी में न अधिक ठंडी पड़ती है, न अधिक ठंडी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मौसम हमेशा एक जैसा बना होता है, ना अधिक ठंडी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग गर्मी और सर्दी का अंतर ही नहीं समझ पाते। जैसे मुंबई एक आपका है, ये मुंबई आपका जो है, गोवा के जो लोग हैं, इन क्षेत्रों में गर्मियों में ना अधिक गर्मी होती है और न ठंडी में अधिक ठंडी। ऐसे जलवायु को हम क्या कहते हैं, सम जलवायु कहते हैं। जहां पर ये आपको बताया गया, यही आपका है इवन क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं। तो इवन क्लाइमेट कहाँ पर, ऐसे क्षेत्रों में जो क्षेत्र तीन और जो स्थल तीन और सागर से घिरे होते हैं, और सागरी समीर स्थलीय समीर के कारण इन क्षेत्रों में न गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और न ठंडी में अधिक ठंडी होती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जलवायु क्या होती है, सम होती है। अगला हम देखते हैं विषम जलवायु की बात कर लेते हैं। विषम जलवायु, और विषम जलवायु में यहाँ पर हो गया, विषम जलवायु को अगर हम देखें तो विषम जलवायु में ये है कि वेव स्थल भाग, जैसे हम भारत का ये भाग है आपका, यहाँ पर कहीं भी हम देख रहे हैं ये भाग जल से नहीं घिरे हुए हैं, जल से नहीं घिरे हैं। और जब जल से नहीं घिरे हैं तो ऐसे क्षेत्रों में जो भाग स्थल से, ये लिख सकते हैं कि जो भाग आपके क्या होते हैं, जो भाग स्थल से घिरे होते हैं, स्थल से घिरे होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्मी में अधिक गर्मी होगी, गर्मी में क्या होगी, अधिक गर्मी, और ठंडी में क्या होगी भाई, और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है, ठंडी में क्या होगी, अधिक ठंडी होगी। और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विषम जलवायु कहते हैं। ठंडी में अधिक ठंडी पड़ेगी, तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, विषम जलवायु। जैसे आपका है, हम देख लें उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो आगरा हो गया, मध्य प्रदेश में हम देख लें तो भोपाल हो गया, और दिल्ली आपका हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब तक की ये सही स्थितियाँ कुछ बनती हैं, जहाँ पर न गर्मियों में अधिक, यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी होगी। ऐसी जलवायु आपकी क्या कहलाएगी, विषम जलवायु कहलाएगी। और इसी का प्रभाव आपका है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का एक आगरा, यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा, आगरा नगर है। और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है। पश्चिम बंगाल का क्या है, दार्जिलिंग है आपका, दार्जिलिंग है। तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और उत्तर प्रदेश का आगरा एक अक्षांश पर स्थित है, एक अक्षांश पर स्थित है। फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋतुओं में यानी जलवायु में अधिक परिवर्तन है, क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पर है। दार्जिलिंग आपका क्या है, दार्जिलिंग आपका ऊंचाई पर स्थित है, और आगरा आपका क्या है, निम्न। जो भाग ऊंचा होगा, आपको बताया जा चुका है कि जो भाग ऊंचा होगा वो क्षेत्र, जैसे जैसे जो भाग ऊंचा होगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तो ऐसी स्थितियों के कारण आगरा एक विषम जलवायु है। और यहाँ पर दार्जिलिंग में आपका क्या है, मौसम अच्छा होगा,
कुछ क्षेत्र आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचाई अधिक होने के कारण बर्फ से क्या होते हैं, ढके होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतर ऊंचाई का भी है, अंतर अक्षांश का भी के कारण आता है, अंतर सम और विषम यानी सागर से दूर स्थित होने के कारण भी आता है। तो इन सब चीजों को भारत की जलवायु के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये सभी प्रश्न आपके देखिए, ये प्रश्न आपके सम और विषम के आपके कई बार आ चुके हैं, या मुंबई, गोवा, ये चेन्नई है। चेन्नई की बात यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया गया, ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए चेन्नई है आपका, चेन्नई में हम देखते हैं ये विषुवत रेखा के पास स्थित होने के कारण, चेन्नई किसके पास है भाई, मान लेते हैं कि विषुवत रेखा के पास है। अब विषुवत रेखा के पास होने के कारण, होने के कारण दिन यहाँ पर क्या होते हैं, होने के कारण दिन गर्म हो जाते हैं। दिन आपके क्या होते हैं, गर्म होते हैं, किंतु यहाँ पर शाम का मौसम क्या हो जाता है, शाम का मौसम सुहावना हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अधिक गर्मी महसूस नहीं होती। और इसका कारण क्या है, सागर से दूरी, सुहावना हो जाता है। ये प्रश्न भी इस तरीके से आएंगे। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक होगा 24 डिग्री सेल्सियस तक, और शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। तो यानी यहाँ पर शीत की अगर हम बात करें तो शीत में आपका 24 डिग्री, और ग्रीष्म की अगर हम बात करें कि आपका ये 29 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। ये सब किसकी विशेषता है, चेन्नई की। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पर हमने बताया इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव है कि ये विषुवत रेखा के आपके क्या है, पास हैं। जैसे हम कोई भी यहाँ पर क्षेत्र उठा लेंगे तो ये विषुवत रेखा के पास होने के कारण यहाँ पर क्षेत्र गर्म होगा, लेकिन सागर से घिरे होने के कारण जलवायु सम हो जाती है, मौसम यहाँ का क्या हो जाता है, सुहावना हो जाता है। तो आइए इन सब के बारे में हमने देखा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। अब भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको हम जानने के लिए हमने वायु को पढ़ा है। और यहाँ पर ये भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब का आपका क्या क्षेत्र है, और यही निम्न वायुदाब का क्षेत्र ITCZ, इसके बारे में विश्व भूगोल के समय हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यानी ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, लेकिन ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र कभी उत्तर की ओर और कभी दक्षिण की ओर क्या होता है, आगे पीछे होता है। आगे पीछे होने का कारण मतलब ये है, ये आपकी कर्क रेखा है, और इसी कर्क रेखा के 21 जून को, अभी हमने बताया कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र आपका कहाँ पहुंच जाएगा, कर्क रेखा या उसके ऊपरी हिस्से पर आपका क्या होता है, पहुंच जाता है। यानी हम कह लें 24, 25 अंश अक्षांश पर या डिग्री अक्षांश पर ये क्या होता है, पहुंच जाता है। ऐसी स्थितियों में जब ये ITCZ आपका ऊपरी हिस्से पर पहुंचेगा तो यहाँ पर चलने वाली एक पवन है, और इस पवन का नाम है व्यापारिक पवन। इस पवन का नाम क्या, व्यापारिक पवन। और हिंद महासागर से चलने वाली ये व्यापारिक पवनें भारत में क्या करती हैं, इन्हीं व्यापारिक पवनों से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर फेरल का नियम, ये अपने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर क्या होती है, मुड़ती हैं। और इस तरह से जब ये मुड़ती हैं तो भारत में मानसून किस दिशा में प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम से क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। तो यही आपका यहाँ पर बताया गया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति किससे हो रही है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति हो रही है ITCZ का उत्तरी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ना। कि जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र, सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति जो हो रही है, एक कारण आपका ये है मानसूनी पवन। कौन सा कारण है, मानसूनी पवन। मानसूनी पवन को हम जान लेते हैं। मानसूनी पवन क्या है, मानसून जो आपका शब्द है, मानसून जो है, मानसून शब्द अरबी भाषा के, मानसून शब्द आपका जो है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है।
अरबी भाषा के किससे बना हुआ है? अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ शब्द है, मौसम से बना शब्द है, मौसम से बना ये क्या है? शब्द है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखा कि ये मौसम से बना शब्द है, आगे हमें यहाँ पर क्या जानना है कि ये मौसम से बना शब्द है जिसका अर्थ है ऋतु। जिसका अर्थ क्या है? ऋतु, यानी जो ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलने, ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार पूर्ण दिशा बदल लेती हैं, पूर्ण दिशा बदल लेती हैं, बदल लेती हैं। ऐसी पवनें आपकी क्या कहलाती हैं? बदल लेती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। जो ऋतुओं के अनुसार अपनी पूर्ण दिशा को बदल लें, ऐसी पवनें आपकी क्या कहलाती हैं? मानसूनी। और ये 6 माह, 6 माह स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर, सागर की ओर, स्थल से किधर चलती हैं? सागर की ओर। और 6 माह, 6 माह ये कहा किधर चलती हैं? सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर। ये भी आपको जानना है। जैसे अभी हमने देखा ग्रीष्म ऋतु, और दिन के तापमान दिन में जब गर्म होगा तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल गर्म हो जाएगा, वायु का माध्यम वहां पर क्या होगा? विरल होगा। और सागर से हवाएं क्या होंगी? किधर चलेंगी? स्थल की ओर। तो 6 माह स्थल से किधर चलती हैं? सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर। और 6 माह आपकी सागर से किधर चलेंगी? स्थल की ओर। तो सागर से स्थल की ओर कब चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में। और स्थल से सागर की ओर ये चलती हैं शीत ऋतु में। कब चलती हैं? शीत ऋतु। ये आपको जानना है कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु ये उसी प्रकार से है जैसे अभी हमने देखा कि अगर ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपकी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है तो स्थल और जल दोनों आपके हैं, ये जलीय क्षेत्र है, दोनों पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। स्थल जल्दी आपका क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होगा, वायु का माध्यम यहाँ पर क्या होगा? विरल होगा। तो सागर से पवनें किधर चलेंगी या जलीय क्षेत्र से आपकी किधर चलेंगी? स्थल की ओर। तो सागर से जब स्थल की ओर किस ऋतु में? ग्रीष्म। और शीत ऋतु जब आती है तो शीत ऋतु में स्थल जल्दी आपका ठंडा हो जाता है और स्थल की तुलना में जलीय भाग अभी गर्म बना हुआ है। यहाँ पर हो गया सघन हो गया, और वायु सघन से किधर चलती है? विरल या उच्च वायुदाब से किधर चलती है? निम्न वायुदाब की ओर। तो शीत ऋतु में इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये पवनें चला करती हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु में, जब ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें चलती हैं तो यही पवनें हैं, यही आपकी व्यापारिक पवन है। जो ही व्यापारिक पवन मानसूनी पवन बनकर आगे भारत में दक्षिण पश्चिम से क्या होती है? प्रवेश करती है। तो व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन किस नियम के अनुसार? फेरल नियम का के अनुसार, फेरल नियम के अनुसार, फेरल नियम के अनुसार भारत में, भारत में दक्षिण पश्चिम से क्या करते हैं? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करते हैं, प्रवेश करती हैं। और नमी युक्त होंगी, सागर से होंगी, नमी युक्त होंगी, और जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर ये घनघोर वर्षा करती हैं। ये हो गया आपकी मानसूनी पवनें भी भारत की जलवायु को आपके क्या करते हैं? प्रभावित करती हैं। यही आपका मानसूनी पवन है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा ये दिशा आपकी क्या है? दक्षिण पश्चिम है। और भारत में मानसून आपका किधर से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। यहाँ पर आपका श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी, यही मानसून आपका देखिए इस दिशा से भी आपका प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से ये मानसूनी पवन के कारण भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। और भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून की बात किया जाए तो मानसून आपका किस दिशा से? तो मानसून आपका, मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से केरल राज्य में, केरल राज्य में क्या करता है? केरल राज्य में प्रवेश करता है, केरल राज्य में
प्रवेश करता है, केरल राज्य में प्रवेश करता है। और यही जब आपकी एल नीनो, जैसे अभी हमने बताया, प्रवेश करता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से मानसूनी पवनों के बारे में हमने बताया, जैसे कुछ चीजें हैं मानसूनी पवनों को हम और जान लेते हैं। मानसूनी पवनों की खोज सबसे पहले मानसूनी पवन के बारे में हिप्पालस ने बताया। हिप्पालस ने बताया था। और इसके पहले ये आपका पेपर भी 6 माह में जो अपनी दिशा को पूर्ण बदल लेती हैं, ये यूपीपी का पुलिस का के एग्जाम में ये प्रश्न भी आपका आ चुका है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, यानी जेट स्ट्रीम भी भारत की जलवायु को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ये जेट स्ट्रीम क्या है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। ये जेट जो आपका है, यानी तीव्र गति से चलने वाली एक पवन है। तीव्र गति से चलने वाली पवन है। अगर हम इसकी बात करें कि तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो क्षोभ मंडल में क्या होती, चला करती है। क्षोभ मंडल में चला करती है। अगर क्षोभ मंडल में भी निचले स्तर नहीं, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर ये क्या होती है, चला करती है। सामान्यतः इसकी दिशाएं क्या होती हैं, कभी पछुआ जेट होगा, कभी पूर्वा जेट होगा। लेकिन इन जेट की जो पहचान पहली बार हुई, यह पहचान आपकी पछुआ जेट के रूप में हुई। पछुआ जेट, यानी तब ये पता चला कि पश्चिम से, यानी जो पवनें पश्चिम से चलती हैं उन्हें हम पछुआ कहते हैं। और ये जेट पवन की बात पहली बार जो पहचान अमेरिका ने जब जापान पर बम गिराया था, जापान हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर, किन दो नगर पर, हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त 1945 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी समय वायुयान की गति का कम होना, तेज होना, इस आधार पर अमेरिका द्वारा पहली बार इस पवन के बारे में बताया गया कि एक तीव्र गति से क्या होती है, पश्चिम से चलने वाली पवन है जो काफी चौड़े क्षेत्र में क्या होती है, चला करती है। और तीव्र गति से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की गति से भी क्या होती है, चलने वाली एक पवन है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि ये पवन है जो चलती है। और ये पवन भी भारत की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, इसमें हम समझ सकते हैं। ये अभी हमने ये बताया कि ये स्थितियां कब बनती हैं। स्थितियां एक ग्रीष्म ऋतु हमने देखा और एक शीत ऋतु देखा। और सूर्य की स्थितियों को हमने देखा कि कभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होता है और कभी आपका सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होता है। मकर रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है। और ऐसी स्थितियों में ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है आपकी, ये दिखाया गया। यानी जब यहाँ पर तिब्बत वाले भाग में, पठारी वाले भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। किसका क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर बनता है। तो जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो ऐसी स्थितियों में एक पवन आपकी पश्चिम से, भूमध्य सागर आप जानते होंगे, भूमध्य सागर से एक पवन चलती है जिसे हम कहेंगे, ये पछुआ जेट की बात किया जा रहा है भाई, थोड़ा समझिएगा। पछुआ जेट ये लिख दे रहे हैं, पछुआ जेट आपकी जो चलती है भूमध्य सागर से आपकी एक पवन चलती है और भूमध्य सागर से चलती है आगे की ओर। और जब यहाँ पर ये पहुँचती है तो हिमालय से इसकी दिशा आपकी 2 बन जाएगी। और ये दिशा हिमालय से ये उत्तर और ये आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण। और ये दक्षिण जो आपका 2 भाग में हिमालय से टकराने के बाद जब होती है, 2 भाग में जो आपकी ये क्या होती है, बढ़ती है। तो एक आपका ये क्या हो गया,
एक हिमालय से टकराने के बाद उत्तर की ओर और एक दक्षिण, और इसी दक्षिण पछुआ जेट से भारत में एक विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, तो इसी विक्षोभ के कारण पंजाब भारत के कुछ उत्तर भारत के राज्यों में शीत ऋतु में क्या होती है, शीत ऋतु में आपकी क्या होती है, वर्षा होती है। शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। तो इस प्रकार से अब दूसरा, ये जो उष्ण पूर्वी जेट है, जब यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है तो पूर्व से चलने वाली ये पवनें आपकी क्या होती हैं, पूर्व से चलने वाली पवनें उत्तर पूर्वी, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी जो मानसून की आपकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इससे भारत के, यानी ये आपका देखिए आएगा, और इन क्षेत्रों में घनघोर वर्षा, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में क्या करता है, घनघोर वर्षा कराता है। तो जेट स्ट्रीम, जेट वायु भी आपके भारत की जलवायु को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो मुख्य रूप से एक होगा आपका पछुआ जेट, पछुआ जेट, और एक आपका होगा पूर्वा जेट। एक आपका क्या होगा, पूर्वा जेट, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनके विषय में यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक पछुआ और एक पूर्वा। और यही पूर्वा जेट के कारण, पूर्वा जेट पवन के कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आपका क्या करता है, प्रवेश करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है कभी भी, ये आपका प्रवेश करता है, ये आप जानिए पूर्वा जेट के कारण। अब पछुआ जेट के कारण शीत ऋतु में भारत में क्या होती है, शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। और यही वर्षा आपका कहलाएगा पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो हम कहते हैं कि वर्षा शीत ऋतु में कब होती है, पश्चिमी विक्षोभ, उसका कारण क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। अभी हमने देखा पूर्वा, दक्षिण पश्चिम से मानसून की उत्पत्ति का कारण पूर्वा जेट। इसको हम समझते हैं, जैसे होता क्या है, ये जो ऊपरी हिस्से पर चलने वाली आपकी पवन होती है, और जब ऊपरी हिस्से पर माध्यम आपका क्या होगा, विरल होगा, या निम्न वायुदाब का क्षेत्र ये गर्म पवन उत्पन्न करेगी, तो निचले हिस्से की जो सघन वायु वो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। जब ऊपर की ओर उठती है तो स्थान यहाँ पर खाली होता है, और हिंद अरब सागर यानी हिंद महासागर की हवाएं दक्षिण पश्चिम से भारत में क्या करती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि ऊपरी हिस्से पर जब वायुदाब, क्योंकि ये ऊपरी हिस्से पर चलने वाली पवन है, ऊपरी हिस्से पर जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनाएंगी गर्म पवनें, तो अब वो निचले हिस्से की वायु क्या होती है, ऊपर की ओर चल उठती है। और क्योंकि निचले हिस्से पर वायुदाब अधिक है, ऊपर की ओर जब उठेगी तो यहाँ पर खाली होगा, तो इस क्षेत्र की हवाएं क्या होंगी, सागर की, हिंद महासागर की हवाएं आगे की ओर बढ़ेंगी, और दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। और इसी के कारण घनघोर वर्षा हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है, घनघोर वर्षा होती है। तो भारत में किस जेट वायु के का प्रभाव है, जो दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून प्रवेश करता है और वर्षा कराता है, ये आपका पूर्वा जेट है। पश्चिमी विक्षोभ का कारण पछुआ जेट वायु है। पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का कारण पछुआ जेट वायु है। अब आगे हम देखते हैं, यही स्थितियां जब आपकी शरद ऋतु आती, शरद ऋतु का मतलब ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु आपका हो गया, सितंबर की बात हो गई, सितंबर और अक्टूबर, और हम ये पढ़ चुके हैं 21 मार्च हमने एक डेट पढ़ा, और एक 23 सितंबर हो गया। एक आपका क्या हो गया, 23 सितंबर। और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर आपकी कहाँ लंबवत होती हैं, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, ये आपका विषुवत रेखा बना हुआ है। 23 सितंबर को फिर कहाँ लंबवत होती है, विषुवत रेखा। और 23 सितंबर के बाद फिर ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रकाश लंबवत आगे बढ़ता है। तो 23 सितंबर की स्थितियों में ये उत्तर पूर्वी आपका, उत्तर और पूर्वी ये वायु आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु में फिर यहाँ पर क्या करती है, घनघोर वर्षा कर देती है। तो तमिलनाडु में यहाँ पर फिर घनघोर वर्षा हो गई।
ये भी आपका आया, यहाँ भी घनघोर वर्षा हो गई ग्रीष्मकालीन। और आगे हम देखते हैं तो एक आपका कौन हो गया, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी हो गया, एक आपका शरद ऋतु में, एक आपका हो गया पूर्वी उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गया, और एक पछुआ जेट हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। समझ में आया होगा भाई, अगर नहीं तो आप जरूर बताइएगा। लगभग हमने तो अपने हिसाब से इनको क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे भारत में एक पछुआ जेट और एक पूर्वा जेट और एक उत्तर पूर्वी पवन जब आप चलती हैं तो भारत में वर्षा होती है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला है पश्चिमी विक्षोभ, वही आपको बताया गया। ये आपका है पश्चिमी विक्षोभ, ये आपका मेडिटेरियन, ये आपका भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर से ये हवाएं देखिए आगे आपकी क्या है, बढ़ रही हैं। ये पाकिस्तान, ये आपका क्षेत्र है, और ये भारत है हमारा। यहाँ तक ये सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ जो आपका चलेगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में क्या होती है, कई बार ये प्रश्न आया है, शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है। अभी हमने बताया कि ये दो भाग में आपका बढ़ता है, और एक भाग आपका हिमालय से दक्षिण की उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। और ये दक्षिण वाली शाखा से दक्षिण वाली शाखा से भारत के पंजाब राज्य से वर्षा प्रारंभ होती है। पंजाब राज्य से क्या होगी, वर्षा प्रारंभ होगी। जैसे अभी हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल से प्रारंभ होती है, और इसी प्रकार से भारत के पंजाब राज्य से वर्षा क्या होती है, प्रारंभ होती है। और पंजाब हरियाणा के आपके क्षेत्र, ये आपका फिर आपका दिल्ली उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। और ये इस वर्षा से रबी की फसल को लाभ होता है। इस वर्षा से किस फसल को, रबी फसल को लाभ होता है। रबी फसल को क्या होगा, को लाभ होगा। जैसे गेहूं है, जौ है, आपका लाभ होता है। तो ये आपको बताया गया, यही है आपकी पछुआ जेट। पश्चिमी विक्षोभ है आपका, यही आपका क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ भी आप जब वर्षा होगी तो मौसम थोड़ा सा आपका क्या होगा, शीत ऋतु में हम देखते हैं कि और आपका क्या होता है, ठंडा होगा, और रबी की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है, अगला है भारत में ऋतुएं। इन सब के कारण यहाँ पर एक चीज हम और देख लेते हैं। यही आपका सितंबर, जब माह है आपका सितंबर और अक्टूबर आता है, सितंबर अक्टूबर। अब सितंबर अक्टूबर की बात जब होती है, सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। सितंबर से क्या होता है, मानसून लौटना प्रारंभ करता है। और इसके कारण अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु, इसलिए इसको पहले लिखा गया। आंध्र प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला भारत की ऋतुएं। भारत की ऋतुओं को जैसे मानसून के आधार पर, मानसून वैज्ञानिकों के आधार पर भारत की ऋतुओं को 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। भारत की ऋतुओं को कितने, 5। और सामान्यतः भारत की ऋतु को हम क्या कह लेते हैं, सामान्यतः 6 भागों में इसे क्या किया गया है, बांटा गया है। किंतु मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इसे हम के अनुसार 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इन्हीं का हम 5 भागों में वर्णन यहाँ पर देखते हैं। 5 भाग, एक आपका है ग्रीष्म ऋतु, एक आपका क्या है, वर्षा ऋतु, एक आपका शरद ऋतु, और एक शीत या हेमंत है, एक आपका वसंत ऋतु है। यहाँ पर हम ये देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु जो आपका है 15 मार्च
से 15 जून, ये आपका कौन सा समय, ग्रीष्म ऋतु का समय माना जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में लगभग हमने आपको चर्चा किया कि ग्रीष्म ऋतु में 21 जून भारत का क्या होता है, भारत का सबसे जो है बड़ा दिन होता है, बड़ा सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा, बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन। और यहीं पर बड़ा दिन होगा, और यही जो आपका 21 जून है बड़ा दिन होगा। और यही जून माह भारत का सबसे गर्म माह होता है। जून माह भारत का क्या माना जाता है, भारत का गर्म माह माना जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में कुछ वर्षा होती है, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। माना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ वर्षा होती है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा चक्रवात के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किसके कारण, चक्रवात के कारण होती है। यहां से आपका प्रश्न आता है, चक्रवात के कारण होती है। और ये जो वर्षा है चक्रवात के कारण होती है, ये वर्षा आपका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसे हम फूलों की बौछार कहते हैं, फूलों की बौछार, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। जैसे आपका हो गया कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, कॉफी, क्या होता है, काफी आपका होगा। और यहीं पर आपका ये आम्र वर्षा, आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका कर्नाटक हो गया, और क्या हो गया, केरल हो गया। तो ये काफी वर्षा, आम्र वर्षा कर्नाटक केरल में इस नाम से ये जानी जाती है। इन फसलों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। इसी प्रकार से इसी वर्षा को, इस प्रकार की वर्षा को, इस प्रकार की वर्षा को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में हम क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये बताया ये कि सबसे गर्म माह आपका कौन होगा, और सबसे गर्म क्षेत्र आपका भारत का गर्म क्षेत्र जो आपका है, ये गर्म क्षेत्र है राजस्थान। और राजस्थान में आपका बीकानेर है, कौन सा है, बीकानेर। और राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान के मरुस्थल में सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तापांतर पाया जाता है। ये आपको यहाँ पर बता दिया गया कि सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है कहाँ पर, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। एक ऋतु हम यहाँ पर जान लिए, वो कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। अगला हम देखते हैं वर्षा। वर्षा ऋतु को हम इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में। चलिए, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु जो है भारत में, वर्षा ऋतु 15 यानी जून से आपका क्या है, जून से सितंबर, जून से कब तक माना जाता है, सितंबर। और सितंबर के बाद मानसून लौटता है, और अक्टूबर नवंबर में फिर वर्षा कराता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्षा ऋतु। जब ग्रीष्म ऋतु में जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, ताप अधिक होने के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। और अभी हमने बताया कि भारत में वर्षा जो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा प्रारंभ होती है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी हम लगभग चीजों को आपको बताया कि एक पूर्वी जेट, एक पछुआ जेट। तो पूर्वी जेट के कारण भारत में मानसून का जो आगमन होता है वो दक्षिण पश्चिम से होता है। और इन पश्चिमी घाट की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम वाले जो भाग है, ये आपका पश्चिम भाग, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से या उससे अधिक भी क्या हो जाती है, वर्षा होती है। और जब वर्षा जहाँ पर अधिक होगी, ऐसे क्षेत्रों में सघन वन भी होते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जब ये मानसूनी पवनें इन पर्वतों को पार करनी, दूसरे तरफ हम जाते हैं। एक आपको बताया गया है पवना विमुख,
पवना विमुख, और एक आपको बताया गया पवना अभिमुख, पवनाभिमुख। दो बातें यहाँ पर हैं, पवनाभिमुख और पवनाभिमुख। ये भिमुख है, ये विमुख है। विमुख का मतलब ये आपका पर्वत, ये पवनें आपकी जा रही हैं, तो इन क्षेत्रों में पर्वत के इस वाले भाग पर, पवन के सामने वाले भाग पर वर्षा अधिक कर देती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पवनाभिमुख कहते हैं। और ये ढाल आपका क्या कहलाता है, अभिमुख। ये भाग आपका पवनाभिमुख और ये भाग आपका पवनाभिमुख, और यही पवनाभिमुख वाला क्षेत्र ही आपका क्या कहलाता है, रेन शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश। अब यहाँ पर होता क्या है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी आपका इधर से भी प्रवेश करता है, और यहाँ पर हिंद महासागर आपका फैला हुआ है, इस क्षेत्र से चलने वाली हवाएं इसे आगे बढ़ा देती हैं, तो इसे हम दक्षिण पूर्व भी कह देते हैं। जबकि ये मुख्य रूप से किसका भाग होता है, ये दक्षिण पश्चिम का ही भाग होता है, दक्षिण पश्चिम का ही क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पर अभी हमने दो चीज जाना, एक पवना विमुख ढाल और पवना अभिमुख ढाल, जिसको इस पर्वत द्वारा हमने आपको बताया ये भाग आपका विमुख है, पीछे वाला भाग ये क्या है, विमुख है, और सामने वाला भाग आपका ये तीर द्वारा ये आपका क्या है, अभिमुख है। ये आपका क्या है, अभिमुख है, और ये वाला भाग आपका क्या है, विमुख है। तो यहाँ से कई प्रश्न आता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर नीलगिरी है, और नीलगिरी के बाद ये पूर्वी घाट की आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं, बीच बीच में यहाँ पर क्षेत्र हैं, समतल नदियां अपना रास्ता यहाँ पर बनाई हैं। तो इस आधार पर यहाँ से भी जो मानसून आपका प्रवेश करता है, इन भागों में तो घनघोर वर्षा करता है, लेकिन ये भारत का जो इतना क्षेत्र जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार कह देते हैं, क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार आपका शुष्क हो जाता है, तो शुष्क का कारण क्या होता है, ये वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। तो भारत में वर्षा ऋतु की बात अगर किया जाए, तो भारत में वर्षा प्रारंभ होती है किस मानसून से, होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अभी इन सब के बारे में बताया गया, कुछ चीजें हैं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में, केरल, केरल में 1 से 5 जून तक मानसून आपका क्या होता है, आ जाता है। 1 से कब तक, 5 जून के बीच मानसून क्या होता है, आ जाता है, यानी वर्षा यहाँ पर क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। यहीं पर जब हम देखते हैं इसी केरल भाग में एक आपका है तिरुवनंतपुरम, एक आपका क्या है, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, और यहीं पर जो आपका है तिरुवनंतपुरम में एक स्थित है आपका साइलेंट वैली, यानी शांत घाटी। क्या है आपका, शांत घाटी, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में हमने कहा कि भारत में क्या होगी, वर्षा प्रारंभ होती है किस राज्य से, केरल। जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर विविधता होगी, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु भी होंगे। तो यहाँ पर भारत में चूंकि विषुवत रेखी जैसी स्थिति यहाँ है नहीं कि प्रतिदिन वर्षा होगी तो भारी जीव नहीं रह पाएंगे मानव, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध की जलवायु वाला भारत देश है, और ऐसे क्षेत्रों में वर्षा होती है। और जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भारत का वह कौन सा स्थान है, शांत घाटी। और इसी शांत घाटी में एक मैकाक भी आपका है। कई तरीके से आप चलते जाइए तो बढ़ते ही जाइए, मैकाक जो आपका जीव है, और जिसे हम कहते हैं, इससे आप जोड़ना चाहें तो कहीं भी आप जुड़ते चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ नहीं। लेकिन हमें वर्षा जानना है, तो यह शांत घाटी हो गया, केरल में सबसे पहले वर्षा क्या होती है, प्रारंभ होती है। और आगे इसी प्रकार से एक आपका ये यहाँ पर ये अरावली है, यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक ऐसे कटे फटे क्षेत्र में फैली है। अब ये जो मानसून शाखा जो गुजरात से आपका ऐसे प्रवेश करता है, क्योंकि ये सीधे आगे बढ़ जाता है और ये आपका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तक वर्षा कराता है। कई बार ये आपको जानना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपका प्रवेश करता है, इसकी जो ये शाखाएं हैं, ये कुछ भाग तो यहाँ पहाड़ियों के मध्य वाले भाग से पौने आगे गुजरती हैं, कुछ वर्षा यहाँ पर हो जाती है। इसलिए कहते हैं दक्कन का पठार शुष्क है। क्या है, शुष्क है।
कारण उसका क्या है, क्योंकि ये वृष्टि छाया में पड़ता है। किस में पड़ता है? वृष्टि छाया में पड़ता है। आगे अरावली के सामने, यानी कोई अवरोध नहीं, अवरोध नहीं तो सीधे हवाएं कहाँ पहुंच जाती हैं? ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून प्रवेश करता है, इससे वर्षा कहाँ तक हो जाती है? हिमाचल प्रदेश के कहाँ तक? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तक। और धर्मशाला आप जानते होंगे, ये बौद्ध यहाँ पर मठ है। और अभी धर्मशाला में आपकी एक पिच का भी आपका क्या किया गया, हाइब्रिड पिच का भी निर्माण किया गया। करंट भी आपका है धर्मशाला, वैसे भी आपका प्रश्न बनता रहता है। ये हो गया। अब अगला जो ये शाखा आपकी है, यहाँ पर इस शाखा से आपका ये सीधे पहुंचता है कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक। कहाँ तक वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी से टकराकर इन क्षेत्रों में ये फिर यहाँ से टकराकर हम मानते हैं ये आपका दिल्ली, दिल्ली से आपका ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो आपका है, जब ये मानसून आगे बढ़ता है तो जैसे आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वर्षा की मात्रा आपकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यही प्रयागराज में 76 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहीं पर दिल्ली में 56 होगी, इस मानसून से वर्षा होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का ही एक भाग है जो दक्षिण पूर्व नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कहाँ तक पहुँच गया, ये जम्मू कश्मीर तक इससे वर्षा हो गई। और वर्षा का भाग शेष बचा रह गया कौन सा? लेह। तो इसलिए लेह जो है भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्या हो गया? स्थान। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्या हो गया? स्थान हो गया। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वाला क्षेत्र आपका कौन? लेह है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं, इसी में से एक भाग आपका यहाँ पर एक मेघालय पठार है। मेघालय या शिलांग का पठार। और इसी पठारी क्षेत्र में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है। और इसी खासी पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है? खासी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में ये कीपनुमा आकृति में फैली है। किस नुमा? कीपनुमा आकृति में फैली होने के कारण खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक स्थान जिसका नाम मासिनराम है। और इसी मासिनराम में 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बनता है। तो ये भारत में ही है। कौन सा स्थान है? मासिनराम है। मासिनराम। और मासिनराम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्या बन गया? स्थान बन गया। कौन सा बन गया भाई? मासिनराम। मासिनराम कहाँ? खासी पहाड़ी के दक्षिण में। खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जो विश्व का क्या है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो ये हो गया वर्षा वाला स्थान आपका हो गया। इसको हमने जान लिया भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा? मासिनराम है। खासी पहाड़ी के कहाँ पर है? दक्षिण में है। ये हो गया मानसून। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर, सितंबर के बाद मानसून लौटना प्रारंभ करता है। और अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कौन से? लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा जब आपकी होती है तो इसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इससे तमिलनाडु में घनघोर वर्षा हो जाती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में घनघोर वर्षा होती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु में 3 बार वर्षा। 3 बार। 3 बार का मतलब एक ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म 3 बार को हम यहाँ देख लेते हैं। एक आपका हो गया कौन सा? ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल। एक आपका हो गया शीत। और एक हो गया आपका शरद, ऑटोमन जिसे हम कहते हैं, विंटर इसे कहेंगे, इसे समर कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अमन, कोरो, आस, ये चावल की प्रजातियां, यानी हम 3 बार
चावल की फसलें यहाँ पर क्या करते हैं, उगाते हैं। ऐसा राज्य कौन बन गया, तमिलनाडु। ऐसा राज्य कौन सा है, ये तमिलनाडु। चलिए भाई, चावल यहाँ का मुख्य खाद्यान्न भी है। इन सब चीजों को हमने किस में देखा, वर्षा ऋतु के अंतर्गत हम यहाँ पर देखे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु हम देख लेते। शीत ऋतु आपका, शीत ऋतु जो आपका है ये आपका नवंबर, ये आपका दिसंबर होगा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी से आपका मौसम अच्छा होगा, फरवरी मार्च लेकर आपका बसंत ऋतु हो जाता है। तो शीत ऋतु, शीत ऋतु में अभी हमने बताया कि शीत ऋतु में वर्षा आपका कहाँ होगी, तो शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, अभी ये सब क्लियर किया गया, किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और ये वर्षा किस राज्य से, पंजाब, सभी अभी आपको क्लियर किया गया। और शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर हमें जान लेना है, भारत का सबसे ठंडा जो आपका स्थान है, ये सबसे ठंडा स्थान है द्रास। और द्रास आपका कहाँ है, द्रास सेक्टर, और द्रास सेक्टर वर्तमान में कहाँ पर है, लद्दाख में, लद्दाख में। और ये आपका शरद ऋतु, आपका ऑटोमन जिसे हम कहते हैं शरद ऋतु, शरद ऋतु आपका होगा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में, जब मौसम आपका क्या होता है, अच्छा होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। एक आपकी होती है वसंत ऋतु, एक आपकी कौन सी हो गई, बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु ये आपका फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, ये आपकी क्या हो गई, बसंत ऋतु। तो इस प्रकार से भारत में ऋतुओं का विभाजन किया गया, जिसमें ग्रीष्म को हमें जानना था, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, यहाँ से आपके प्रश्न ज्यादा बनते हैं। लगभग यहाँ पर हमने आपको बताया, लगभग चीजों को हमने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया। और फिर इसी तरीके से हम नए आपको तथ्य बताते रहेंगे, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। हाँ, जहाँ तक हमें कोई प्रश्न आपको यहाँ पर हाँ हो सकता है, ये आपको लगे कि ये कम, लेकिन ये वनडे क्लास के लिए बहुत ही इतना महत्वपूर्ण था। यदि हमें सिविल या और कुछ देना होता है तो इसमें हम रुक कर थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं, लेकिन वनडे क्लास के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है। मुख्य चीज़ों को आपको छोड़ा नहीं गया है। और यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। फिर इसी समय मिलेंगे, नमस्कार।